हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हॉरिजॉन एजुकेशन चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में यूपीएसआई 2025 के लिए घटना चक्र की इस बुक को कंप्लीट कराने की तरफ और एक कदम आगे बढ़ते हुए और फिर से आपको बता दें कि यूपीएसआई 2025 की एग्जाम डेट बहुत ही जल्द आप सभी के बीच में अनाउंस होने वाली है। हो सकता है ये एग्जाम आपके जनवरी में हो जाए, हो सकता है ये एग्जाम फरवरी में हो या मार्च में हो, लेकिन आपको तैयारी दिसंबर मान के ही करना है, ठीक है ना। अगर आप दिसंबर मानकर या दिसंबर माह लेकर चलेंगे तो बाकी समय जो आपको बचेगा वो आपको बेनिफिट देगा रिवीजन के लिए। और आपकी जो भी चीजें आपको कमजोर कर रही हैं, कमजोर हैं अभी तक, उनको और मजबूत करने का एक और अवसर मिलता जाएगा। अब आप सभी लोगों को पता हो चुका है कि दिसंबर में तो एग्जाम नहीं है, उसके बाद एग्जाम होगा। तो जनवरी फरवरी मार्च में कभी भी एग्जाम हो सकता है। फिलहाल आपका एग्जाम दिसंबर में तो नहीं, लेकिन आपको चीजें लेकर चलनी दिसंबर के अकॉर्डिंग। घटना चक्र की मौन मंत्र युक्त से हमने जीएस को पूरा कंप्लीट करा दिया। हिंदी भी मैंने वहां से उसको कंप्लीट करा दिया है। अब आपकी मूल विधि की जो अलग से मूल विधि और संविधान की बुक है यूपीएसआई 2025 के लिए, ये आपकी कंप्लीट कराई जा रही है, जिसमें से हमने संविधान को कंप्लीट करा दिया है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस परीक्षा 2025 के लिए अध्ययन सामग्री में से आपका संविधान पूर्णतः, जिसकी आपकी प्लेलिस्ट भी बनी है, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दो, तो आपके इसी वीडियो, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है या लिंक दिया गया है, तो उस पर आप क्लिक करोगे और वहां से आप सीधा जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको वहां पर अन्य अन्य प्रकार की, नाना प्रकार की पीडीएफ भी दी जाती है, करंट अफेयर दी जाती है, अपडेट किया जाता है आपको। और मूल विधि का आज जो चैप्टर होगा, ये सेकंड लास्ट चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जो आप सभी के समक्ष रखने जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि संडे तक इसकी क्लासें लगभग समाप्त हो जाएंगी। आपकी थ्योरी और पीवाईक्यू दोनों यहां से भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो अब आप कमर कस लीजिएगा यूपीएसआई 2025 के लिए और यूपीपी 2025 के लिए। जिनको अभी लग रहा है कि अभी टाइम है, तो भाई कछुए की चाल चलते रहो। कहानी अपनी कछुए वाली होनी चाहिए। खरगोश बनने का प्रयास तभी करना जब आप जाग रहे हो, सोने का प्रयास नहीं करना कि अभी तो आप खरगोश की तरह से हर एक कोर्स एकदम कंप्लीट कर ले गए और जब एग्जाम आ जाए तो आप कहेंगे कि अब थक गए, हम थोड़ा सा आराम फरमा लेते हैं, तो कछुआ आपसे आगे निकल जाएगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, खरगोश तभी बनना जब आपके अंदर उतनी क्षमता हो, उतना आप धैर्य रख सकें, उतना आप संघर्ष कर सकें कि आज से शुरू करेंगे तो आप लगातार 3 महीने तक यूं ही करते रहेंगे मेहनत, तभी आप खरगोश बनना। नहीं तो आप धीरे धीरे कछुए की चाल चलते रहिएगा और आप पीवाईक्यू करते चलिएगा, आप प्रैक्टिस सेट करते चलिएगा, प्लस आपको जो थ्योरी दी जा रही थ्योरी करते चलिएगा। बस इतना करने से आपका हो जाएगा। और आप अगर लूसेंट वाली बुक पढ़ ले रहे हो जीएस के लिए, मैथ रीजनिंग की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना हम जब मैथ और रीजनिंग पढ़ा नहीं रहे तो उसके विषय में हम कोई बात कर भी नहीं रहे, हम केवल जीएस की बात कर रहे हैं। तो लूसेंट भी पढ़ सकते हैं आप, है ना। वहां पर शॉर्टकट में दिया गया एकदम 60 नोट्स हैं। अगर आप फिर भी उन चीजों को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप हमसे 60 नोट्स ले सकते हैं, 60 सब्जेक्टों के, मतलब सारे सब्जेक्टों के 60 नोट्स ले सकते हैं। उसके लिए दिया गया नंबर आप वहां पर मैसेज कर सकते हो, कॉल करना नहीं है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि वो कॉलिंग नंबर है ही नहीं, केवल व्हाट्सअप नंबर है, तो व्हाट्सअप कर सकते हो आप वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब आपको सबसे ज्यादा ध्यान जीएस में किसमें देना है, तो पॉलिटी में देना है। बहुत से बच्चे कहते हैं हम पढ़ तो रहे हैं, हम रिवीजन करते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस सेट करते हैं या जब हम टेस्ट लगाते हैं तो हमारे नंबर बड़े कम आते हैं। तो आप देखो, पढ़ने के साथ जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना जबरदस्त लाभ होगा। रिवीजन करिएगा, पीवाईक्यू लगाइएगा, प्रैक्टिस सेट करिएगा, और फिर उसके बाद जो जहां पर डाउट उसे थ्योरी से के माध्यम से अभी कंप्लीट करने का टाइम है, आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैदान छोड़कर नहीं भागना है आपको। अगर ये पोस्टें 4543 से अगर बढ़ करके, अभी तो फिलहाल 4543 पोस्ट है, अगर ये बढ़ करके 6500 पोस्ट होती हैं तो आपके लिए बल्ले बल्ले होने वाला है। क्योंकि थोड़ा सा देखो, ये हम नहीं कह रहे कंपटीशन लो हो जाएगा, नहीं होगा रे बाबा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कंपटीशन लगभग आपके 16 लाख फॉर्म डाला गया है यूपीएसआई 2025 के लिए।
तो यूपीएसआई 2025 में आपको कंपटीशन बहुत हाई है, क्योंकि अब फॉर्म फिलहाल तो 4543 ही है, ये 4543 पोस्टिंग है, ठीक है। तो अगर इतनी होंगी, अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि आपके यहाँ बिल्कुल कंफर्म है ना। अगर होता है ऐसा तो आपके लिए थोड़ा सा राहत होगा या थोड़ी सी लाभ होगी, थोड़ा सा लाभ होगा। आइए, तो हमने आपको यहाँ भारतीय दंड विधान तथा भारतीय न्याय संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ा दिया है। हमने आपको महिलाओं, बच्चों एवं अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान भी पढ़ा दिया है। पर्यावरण संरक्षण, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण एवं वन्य जीव संरक्षण भी पढ़ा दिया गया है। हमने आपको यहाँ पर भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू राजस्व संबंधी कानून का सामान्य ज्ञान भी पढ़ा दिया है। यातायात नियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भी पढ़ा दिया, आयकर अधिनियम एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी पढ़ा दिया। मात्र ये और ये चैप्टर बचे, तो आज हम पढ़ाएंगे आपको सूचना का अधिकार अधिनियम, आईटी अधिनियम एवं साइबर अपराध, ठीक है ना। तो आज इनके विषय में जानकारी देते हैं और इनके विषय में पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे, संघर्ष करते हैं कि आज, क्योंकि इसमें पीवाईक्यू जो है वो 160 क्वेश्चन है, तो पीवाईक्यू तो अगले सेशन में करेंगे, लेकिन ये भी आपका अच्छा खासा है। पहले देखते हैं कितना क्या कवर करा सकते हैं। अगर ये 2 क्लासों में कंप्लीट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर 3 क्लासें होंगी ना, मिनिमम तो 2 क्लासें, मैक्सिमम आपकी 3 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग इसके लिए कमर कस लीजिएगा, प्रयास करेंगे 2 घंटे की पहले क्लास बनाने की। अगर 2 घंटे में ये थ्योरी कंप्लीट हो जाती है इनकी तो अच्छी बात है, नहीं कंप्लीट होती है तो फिर अगली क्लास की तरफ अग्रसित होना पड़ेगा मुझे। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी लोग तब तक सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट करते रहेंगे। और आ चुके हम कूदते फांदते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, आईटी अधिनियम और साइबर अपराध। आजकल साइबर अपराध के बारे में तो बहुत लीलाएं चल रही है ना, हर हर एक व्यक्ति इससे हैरान परेशान है ना, हैरान परेशान है, कहूँ अकाउंट से कट रहे हैं, कहीं आपको ठगी कर लिया जाता है, तो वो जैसे ही आता है उसके बारे में बताते हैं, साइबर क्राइम के बारे में, साइबर अपराध के बारे में। तो पहले शुरू करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 में आता है। कैसे आप अपनी किसी भी सूचना को अपने समक्ष ले सकते हैं, इनके बारे में जानने का संपूर्ण तैयारी करते हैं ना। आ जाओ भाई, तैयार हो जाओ। और हाँ, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, प्रभु प्लीज, रिक्वेस्ट है छोटी सी, ठीक है। अब आपको अगर हम ये पूरी कंप्लीटली बुक कंप्लीट करा रहे हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हो, इससे ज्यादा कोई मांग डिमांड नहीं है हमारी, ठीक है ना। बस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाते चले इनको, क्लासों को। आइए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आता है। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपका कब आता है? 2005 में आता है। यह अधिनियम, इस अधिनियम का नाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ही है, जो संपूर्ण भारत पर लागू है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य है कि सूचना की पहुंच अधिक एवं प्रभावी हो, इसकी पहुंच आसान और विशद हो तथा साथ ही नागरिकों को सामान्य हितों, निजी हित अथवा आपके सार्वजनिक हित से जुड़े मानकों में सूचना प्राप्त हो। 2011 में पूछा भी गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संपूर्ण भारत में लागू होता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति डेट जरूर याद रखना है, 15 जून 2005 को, और अधिनियम के कुछ उपबंध 15 जून 2005 को ही लागू हो गए थे, जबकि शेष 15 जून 2005 से लेकर 120वें दिन लागू हुए थे। 15 जून 2005 से 120वें दिन लागू हुए थे, ठीक है। लगभग आपके कितना, तो आप कहेंगे लगभग 4 महीने बाद, ठीक है ना। आ जाओ, प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए यह अधिनियम लागू किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकार के कार्य में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देना है। तो यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। कहा गया, भारतीय रिजर्व बैंक बनाम आपके जयंती लाल मिस्त्री 2005 सूचना के अधिकार अधिनियम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना के अधिकार के अधिनियम में दायरे में सूचना के अधिकार के अधिनियम के दायरे में ले लिया। 2011 यूपीएसआई में पूछा गया। लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए इसे बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आता है, कहा गया, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक लोक प्राधिकरण से जानकारी का अनुरोध कर सकता है, कोई भी कर सकता है।
नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने के लिए इसे बनाया गया है। इंपॉर्टेंट बात है। आगे आ जाते हैं। अब थ्योरी पढ़ना है तो थोड़ा मन से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको सारी चीजें यहीं से पीवाईक्यू की निकल करके आपके समझ पहुंच जाए। कहा गया न्याय के निर्णयों के अंतर्गत सूचना के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत आपके मूलाधिकार का दर्जा दिया गया है, या मूलाधिकार का दर्जा दिया गया है। कहने का मतलब उनका मूलाधिकार का मतलब वही है। आगे आते हैं। कहा गया बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी तथा विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना को सूचना का अधिकार, या आपके RTI, आप बोलते हो ना RTI डाल दो, RTI अधिनियम के तहत साझा नहीं किया जा सकता है। यूपीएसआई ने पूछ लिया। अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। जैसे समुचित सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार समुचित सरकारें होती हैं। कहा गया आपके सक्षम प्राधिकारी में निम्नलिखित आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? किसी राज्य की विधानसभा की दशा में अध्यक्ष या लोकसभा का अध्यक्ष एवं राज्यसभा या विधान परिषद की दशा में आपके सभापति। उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति क्या होता है? उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। संविधान द्वारा गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में राष्ट्रपति या राज्यपाल होते हैं। संविधान द्वारा नियुक्त प्रशासक होता है। अब कहा गया उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय के मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी है। 2021 में पूछा गया है। लोकसभा के मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 निजी प्राधिकरणों पर लागू नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात 2021 में पूछी गई। सूचना या आपके इंफॉर्मेशन है क्या? ये कहा गया सूचना से किसी रूप में कोई ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, आदेश, कहा गया लॉग बुक, परिपत्र, संविदा रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़े संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी कोई सूचना सम्मिलित है जिस तक किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है। धारा 2 के 4 में ये बात बताई गई। वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं भी किसी प्रकार से सूचना ले सकते हैं ना, ईमेल से, कागज पत्र से, जैसे चाहे वैसे ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आते हैं। आगे कहा गया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत फाइल टिप्पणी नहीं आता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी डेटा सामग्री लाग कहा गया लाग पुस्तिका तथा परिपत्र आते हैं। यूपीएसआई ने पूछ लिया। लोक प्राधिकारी या लोक प्राधिकारी से निम्नलिखित अभिप्रेत है। संविधान द्वारा या उसके अधीन होना चाहिए, संसद द्वारा बनाई गई किसी न्याय विधि द्वारा होना चाहिए, विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा होना चाहिए, समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या आदेश द्वारा कोई प्राधिकारी होना चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आप अपने समझ तक पहुंचाएं और याद करें। अभिलेख या रिकॉर्ड किसे कहा जाता है? रिकॉर्ड। अभिलेख का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड। अभिलेख में निम्नलिखित यह सम्मिलित है। कोई दस्तावेज, पांडुलिपि और फाइल, मतलब कुछ भी। अभिलेख मतलब रिकॉर्ड कैसे रखोगे? दस्तावेज होगा या पांडुलिपि हो गया या फाइल होगी। कहा गया माइक्रोफिल्म या आपके माइक्रोफिल्म एवं आपके प्रति तथा आपके किसी कंप्यूटर द्वारा किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री होगी। सूचना का अधिकार इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना से मतलब है कि जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रण अधीन धारित करता है। तीसरा पक्षकार से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई नागरिक अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है। कहा गया इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार धारा 3 देती है। अधिकार होगा सूचना का अधिकार या आपके RTI अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारियों के दायित्वों को धारा 4(1) में वर्णित किया गया है। धारा 4 के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी सम्यक रूप से अपने सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखे। इस अधिनियम के अधीन सूचना सुलभ बनाए। क्या सूचना सुलभ बनाए? कहा गया यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख जो आपके कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित है, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबंध है, जिससे कि
ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर या सुलभ बनाया जा सके। प्रत्येक लोक प्राधिकारी का निरंतर या प्रयास होगा कि वह स्वप्रेरणा से कागज आपके संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिसके अंतर्गत इंटरनेट भी है, नियमित अंतरालों पर जनता को सूचना उपलब्ध कराए। ठीक है, आगे आते हैं। तब तक आप लोग इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। आगे प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्रारूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो। कोई व्यक्ति जो सूचना प्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उचित फीस के साथ आवेदन करेगा। हम लोगों ने आरटीआई डाल रखी है ना, जैसे मेंस की कापियां देखने के लिए, यूपी पीसीएस मेंस की कापी देखने के लिए आरटीआई एक बार नहीं कई बार हम लोगों ने डालकर अपनी अपनी कापियां देखी है ना। तो कैसे लिखित रूप से हम लोग क्या, वहां से जाओ, पत्र मिलता है और उस पर आप फॉर्म मिलता है, उसको फ्लिप कर मतलब भर करके और जमा कर दो। फिर आपको वहां से एक लेटर आएगा आपके पते पर, जो आपने पता डाल रखा है। फिर आपको एक तारीख दी जाती है और उसमें टाइम दिया जाता है, इतने बजे से लेकर इतने बजे के बीच में आप आकर के अपनी कापियां देख सकते हो ना, मूल्यांकन कर सकते हो। आवेदन कागज केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाएगा। आवेदक से सूचना का किसी कारण को देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। क्या अपेक्षा नहीं की जाएगी? यदि आवेदन के अंतरण की आवश्यकता है तो यथाशीघ्र किया जाएगा, जो आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 5 दिनों के पश्चात नहीं होगा। एक आरटीआई आवेदन हिंदी, अंग्रेजी या अन्य आपके प्रादेशिक भाषा में किया जा सकता है, धारा 6 बताती है ना। अब हम लोगों ने जैसे लिखा था तो हिंदी में लिखा, तो आप हिंदी में, अंग्रेजी में, जो आपकी प्रादेशिक भाषा हो उसमें आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कागज अधिनियम की धारा 7 के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से किसी भी दशा में 30 दिन के भीतर उचित फीस देने पर सूचना उपलब्ध कराए। कितने, ये सच है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको सूचना आ जाती है कि आपको किस तारीख को बुलाया जाएगा और कब जाना है, कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में बुलाया गया। जैसे उसमें 11 बजे से लेकर 1 बजे का टाइम दिया गया, आप 11 बजे पहुंच जाओ, 1 बजे तक आप अपनी कापियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है ना, चेक कर सकते हैं। या आप और किसी चीज की आरटीआई डालें तो वहां पर भी ऐसे ही होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है, 2014 में पूछा गया है। कहा गया परंतु यदि मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है तो वह अनुरोध प्राप्त होने से 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराएगा। निम्नलिखित परिस्थितियों में सूचना प्रकट नहीं की जाएगी। कहा गया ऐसी सूचना जिसके प्रकट करने से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, ऐसी सूचना जिससे न्यायालय, संसद या किसी राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार भंग हो सकती है, ऐसी सूचना जिसके प्रकट करने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो, विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना, तो इन्हें नहीं दिया जा सकता है। सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से कोई कॉलेज या पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुमोदित है या नहीं की सूचना मांगी जा सकती है। ठीक है, आगे आते हैं, आगे देखेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि तीसरे पक्ष के अनिवार्य 30 दिनों के भीतर का अंदर जन सूचना अधिकारी को आरटीआई का जवाब देना होगा। अच्छा, कितने दिनों के अंदर, है ना, यहाँ 40 अनिवार्य दिनों के अंदर, ये कौन सी बात हो गई? सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार ये तीसरे पक्ष के अनिवार्य दिनों के अंदर सूचना अधिकार को आरटीआई का जवाब देना चाहिए। तो कितने दिनों के अंदर ये जवाब देना चाहिए? तो आप क्या बोलोगे? 40 दिनों के अंदर। कितने? 40 दिनों के अंदर। ठीक है, कितने? 40 दिनों के अंदर। ठीक है ना। कहा गया सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि तीसरे पक्ष के हित शामिल है तो 40 दिनों के भीतर जन सूचना अधिकारी को आरटीआई का जवाब देना होगा। 2 बार 3 बार पूछा, 2 बार, देखो 17 में भी और 21 में भी। कहा गया सार्वजनिक अधिकारियों को कुछ सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गई है, जैसे
बौद्धिक संपदा अधिकारियों से संबंधित जानकारी एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी, व्यापार रहस्य, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचना, धारा 8 के अंतर्गत ये क्या छूट प्रकट की गई है, छूट दी गई है। 2014 में भी पूछा गया और 2021 में भी पूछा गया। केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्र सरकार केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करेगी, धारा 12 बताया गया। धारा 12 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में होती है। 2021 में पूछा गया। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया। 2021 में पूछा गया। केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त अधिकतम 10 जितने आवश्यक समझे जाएंगे उतने, अधिकतम 10 लेकिन जितने आवश्यक समझे। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 10 चुनाव आयुक्त होते हैं। 2021 में पूछा गया। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी। कैसे? प्रधानमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री होगा। ठीक है ना, क्या होगा? एक मंत्री होगा। इतनी बातें समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। कहा गया है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। यूपीएसआई में 2000 बार पूछा जा चुका है। केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण कार्य अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त में निहित है। क्या है? निहित है। आगे आ जाते, फटाफट आप सभी लोग देखते चलना और करते चलना। ठीक है, आगे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरा लाल आपके समारिया है। कौन है? हीरा लाल समारिया है। ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। केंद्र सरकार की पूर्व अनुमोदन से भारत के अन्य स्थानों में भी कार्यस्थल स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आगे आपका दिया गया है कि धारा 13 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार निर्धारित करे अपना पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, किंतु 65 वर्ष से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा ये बात कही गई है। सूचना आयुक्त ऐसे अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार निर्धारित करे अपना पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परंतु 65 वर्ष की आयु के बाद पद धारण नहीं करेगा। ये आपके 2019 संशोधन में बताया गया। मुख्य सूचना आयुक्त का कोई सूचना आयुक्त राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। तो मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त राष्ट्रपति को संबोधित कर पद त्याग कर सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को वेतन और भत्ते कहा गया वही मिलेगा जो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी 2019 के संशोधन अधिनियम। मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जाएगा। धारा 14 बताती है। कहा गया राष्ट्रपति निम्नलिखित आधार पर भी मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटा सकती है। दिवालिया होने पर, दोष सिद्धि ठहराए जाने पर, पदावधि के दौरान, कहा गया आपके संवैतनिक नियोजन में लगा रहना और राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता दिखाना तब भी। ठीक है, आगे भारत के राष्ट्रपति के पास भारत के मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति होती। 2021 में पूछा गया है। सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से सांसद या विधायक निधि का इस्तेमाल तथा ग्राम पंचायतों के व्यय का विवरण की सूचना मांगी जा सकती है। कहा गया केंद्र सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना 25,000 तक बढ़ाया जा सकता है या बढ़ सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया नोट दिया गया है। नोट में क्या है? कहा गया सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 अधिसूचित किया गया, जिसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य मुख्य सूचना आयुक्तों तथा अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। कहा गया आपके सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के प्रदत्त शक्तियों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 अधिसूचित किए गए, जिसके अंतर्गत केंद्रीय एवं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों के वेतन इस प्रकार निर्धारित किए।
तो केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन 2.5 लाख रुपए और केंद्रीय सूचना आयुक्त का वेतन 2,25,000 रुपए। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन आपके 2,25,000 रुपए और राज्य सूचना आयुक्त का वेतन 2,25,000 रुपए। कितना? 2,25,000 रुपए। आगे बढ़ता है। अब आता है राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा राज्य सूचना आयुक्त का गठन करेगी। धारा 15 बताती है राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त जितने आवश्यक हो। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर करेगा। कहा गया मुख्यमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा, विधानसभा में विपक्ष का नेता तथा मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्रिमंडल मंत्री शामिल होंगे। राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन राज्य मुख्य सूचना या राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा। इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। चलिए, कहा गया राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि विज्ञान, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता या शासन एवं प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज के प्रख्यात व्यक्ति होंगे। ठीक है, आगे आते हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार निर्धारित करें पद धारण करें और आपके पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, परंतु 65 वर्ष की आयु के बाद पद धारण नहीं करेंगे 2019 के संशोधन के द्वारा। केंद्र कहा गया प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्र सरकार निर्धारित करे 65 वर्ष की आयु जो भी पहले क्या हो, जो पहले कही गई हो। आइए देखते हैं। जो पहले हो पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होंगे 2019 के संशोधन अधिनियम के द्वारा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त किसी भी समय राज्यपाल को संबोधित कर अपना पद त्याग कर सकता है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन भत्ता वही होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा 2019 के संशोधन के अधिनियम के द्वारा। राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते वही होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे 2019 के द्वारा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर धारा 17 के अंतर्गत हटाया जा सकता है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को निम्नलिखित आधार पर भी हटाया जा सकता है, जैसे दिवालिया होने, सिद्ध दोष आदि के आधार पर। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास होती है। 2021 में पूछा गया। सूचना आयोग की कृति शक्तियां अपील तथा आपके शास्त्र। कहा गया सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 18 के अधीन धारा 18 केंद्रीय सूचना आयोग के साथ साथ राज्य सूचना आयोग को भी यह अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीली प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों की भी जांच करे। केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे। धारा 18 के अंतर्गत जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई जानकारी तक पहुंच के लिए इनकार कर दिया गया, जिसे भी निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर उत्तर नहीं दिया गया, जिससे ऐसी फीस की रकम की अपेक्षा की गई जो अनुचित है, जिससे यह विश्वास है कि अपूर्ण भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई इत्यादि है। जब केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्त आधार है जो जांच आरंभ होगा। आयोग को जांच करते समय निम्नलिखित मामलों में वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं। किन्हीं व्यक्तियों को कागज सम्मन करना, उन्हें उपस्थित कराना, शपथ पर साक्ष्य दिलाना इत्यादि आदि। आगे आते हैं। कागज दस्तावेज का निरीक्षण करने की अपेक्षा करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से लोक अभिलेख या उसकी कागज प्रतियां मांगना तथा अन्य कोई उचित विषय भी हो सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत सूचना के अधिकार में दस्तावेजों और रिकॉर्ड का निरीक्षण करना, सामग्री के प्रमाणित नमूनों को लेने का अधिकार तथा प्रिंट आउट डिस्क, वीडियो कैसेट आदि के रूप में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी होगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को किसी
से व्यथित है उस विनिश्चय की तारीख से 30 दिन के भीतर अपील कर सकेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अनुसार यदि आवेदक जन सूचना के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह जन सूचना अधिकार के निर्णय की प्राप्ति की तारीख के 30 दिन के भीतर पहली अपील कर सकता है। क्या कर सकता है? पहली अपील कर सकता है। ठीक है, आओ तो भाई आगे चलते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर देखते चलेंगे, आगे चलो चलते। आगे कहा गया है कि अपील ऐसे अधिकारी को करेगा जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ऊपर के पंक्ति का हो। ठीक है, अधिकारी की पंक्ति से ऊपर के पंक्ति का हो। कहा गया विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील 90 दिन के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी। कहा गया केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग जैसी भी स्थिति हो का विनिश्चय आपके बाध्य कर होगा। आप आता है शास्त्रीय आपका पेनाल्टीज। ठीक है, धारा 20 किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय यदि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने बिना किसी युक्ति कारण के आवेदन लेने से इनकार किया है या निर्धारित समय के भीतर सूचना नहीं दी है या आपके कहा गया असद्भाव पूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इनकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है आदि तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त किया या सूचना दी गई 250 रुपए की पेनाल्टी या अर्थदंड अधिरोपित होगी, परंतु कुल राशि 25,000 रुपए से अधिक नहीं होगी। आगे आते हैं। आगे देखते हैं। आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलें, प्लीज रिक्वेस्ट है छोटी सी आप सबसे ना। आगे कहा गया प्रकीर्ण या विविध या मिसलेनियस। ठीक है, सद्भावना पूर्ण की गई किसी कार्यवाही को संरक्षण प्रदान किया गया है अर्थात अभियोजन नहीं चलेगा। कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा। किसी आदेश को किसी अपील के रूप को छोड़कर अन्य रूप में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 24 तथा दूसरी अनुसूची के अनुसार भारत में कहा गया निगमित कंपनी, गैर सरकारी संगठन तथा विदेशी इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग वर्ष के अंत में कार्य के संबंध में निगरानी कर एक रिपोर्ट सरकार को भेजेगा। धारा 27 के अधीन केंद्रीय सरकार नियम बना सकती है। धारा 28 के अधीन समक्ष प्राधिकारी नियम बना सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसूची 2 में वर्णित संगठन जो सूचना का अधिकार के दायरे से मुक्त है वे हैं आपके कहा गया स्वपक नियंत्रण ब्यूरो, आपके प्रवर्तन निदेशालय तथा अनुसंधान विश्लेषण स्कंध हो 2000 मतलब एसआई में पूछा जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्य सही है। क्या है? सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित रूप नहीं है। आवेदन सादे कागज में भी किया जा सकता है। सूचना पाने के पीछे क्या कारण है? सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा जाए ताकि वे सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी न आए। यह संशोधन सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2013 में किया गया था। यदि किसी नागरिक के सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हैं तो वह संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय या आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय जा सकता है। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 वह कानून है जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा निरस्त किया गया था। इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। अब आगे आता है आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। क्या आएगा? अभी तक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, अब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपका 2000, ठीक है, या 2000 है ना। आ जाओ भाई। अधिनियम का नाम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, संपूर्ण भारत में लागू है, विस्तार है। कहा गया कुछ परिस्थितियों में यह अधिनियम भारत के बाहर किए गए किसी अपराध या इसके अधीन उल्लंघन के लिए भी लागू होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में लागू होगा। वर्ष 2008 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
के प्रमुख संशोधनों को आईटी संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया। यह संशोधन 27 अक्टूबर 2009 से लागू भी हुआ, 2021 में पूछा गया। अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 9 जून 2000 को प्राप्त हुई। अधिनियम 17 अक्टूबर 2000 से लागू है। वर्ष 2008 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रमुख संशोधन को आईटी संशोधन अधिनियम के रूप में संसद में पेश किया गया एवं पारित भी हुआ। अधिनियम के अधीन कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो धारा 2 बताती है, कहा गया प्रमाणकर्ता प्राधिकारी उसे कहते हैं जिसे इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह या सिग्नेचर प्रमाण पत्र जारी करने का लाइसेंस दिया गया हो। अब आता है कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय प्रकाशी या अन्य डाटा संसाधन से युक्त प्रणाली है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के काम लिए जाते हैं। देखो, हम आपको अगर एकदम रिर पढ़ाएंगे तो आप सच में नहीं पढ़ेंगे, आपके पास इतना टाइम है भी नहीं कि हम आपको कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से एक या अधिक कंप्यूटरों या कंप्यूटर प्रणालियों या सूचना व्यक्ति युक्ति का अंतर संबंध अभिप्रेत है, इसी को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ऐसे पढ़ाएंगे तो आप पढ़ोगे क्या, चले जाओगे छोड़ करके थोड़ी देर में ना। तो आप डिटेल से पढ़ें, लेकिन स्पीड के साथ पढ़ें जितनी स्पीड के साथ हम आपको दे रहे हैं। कंप्यूटर साधन या कंप्यूटर रिसोर्स से कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा, कंप्यूटर डाटा संचय या सॉफ्टवेयर अभिप्रेत है। साइबर कैफे कहा गया, साइबर कैफे से ऐसी कोई सुविधा अभिप्रेत है जहां से किसी व्यक्ति द्वारा जनता को कहा गया कारोबार के साधारण अनुक्रम में इंटरनेट तक पहुंच प्रदान की जाती है। संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा आपके अंतर स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, और बहुत अच्छी बुक है जो आपको धन्यवाद बोलना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें भी धन्यवाद बोलना चाहिए कि आपको एक जगह इकट्ठा करके एक एक चीजें उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अंकीय चिन्ह कहा गया आपके डिजिटल सिग्नेचर किसी हस्ताक्षरकर्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति या प्रक्रिया द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रमाणन अंकीय चिन्ह या चिन्ह कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप या आपके माइक्रोफिल्म या आपके कंप्यूटर उत्पादित डाटा जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह क्या आपके कहा गया, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह से इलेक्ट्रॉनिक तकनीक के माध्यम से किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रमाणन, और इसके अंतर्गत अंकीय चिन्ह भी आता है। उपयोगकर्ता कहा गया, उपयोगकर्ता से ऐसा व्यक्ति जाना जाता है जिसके नाम से इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। कहा गया, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए उपयोगकर्ता को अपने डिजिटल हस्ताक्षर करने होते हैं। एक सुविधा जहां से किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यापार के सामान्य क्रम में जनता के सदस्यों को इंटरनेट की पहुंच की पेशकश की जाती है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत एक साइबर कैफे के रूप में परिभाषित किया गया है। एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए पब्लिक की अर्थात सार्वजनिक कुंजी की आवश्यकता होती है। 2021 में पूछा गया, तो पब्लिक की क्या है, तो सार्वजनिक कुंजी की आवश्यकता होती है डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता आपको साझा करने के लिए। कहा गया, कोई उपयोगकर्ता किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को अपने अंकीय चिन्ह लगाकर आपके अति प्रमाणित या कहा गया ऑथेंटिकेट कर सकता है। धारा 3 बताती है, कोई इस्तेमाल करने वाला किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह या इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन तकनीक द्वारा अधिप्रमाणित कर सकेगा जो विश्वसनीय समझी गई हो। धारा 3 का बताती है। कहा गया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आपके कहा गया परिक्राम में लिखित अधिनियम 1981 की धारा 13 में परिभाषित एक चेक के अलावा कहा गया आपके परिक्राम में लिखित पर लागू नहीं होता है। 2021 में पूछा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 17 प्रमाणन प्राधिकारी के नियंत्रण की नियुक्ति से संबंधित होती है। यह भी 2021 में पूछा जा चुका है। इस अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति की जो कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रणाली, आगे आते हैं कंप्यूटर प्रणाली अनुमति, कंप्यूटर प्रणाली नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली का कहा गया भार साधक है, उसकी अनुमति के बिना निम्नलिखित में से कोई काम करेगा तो वह प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर देने के लिए दायी होगा जो 1 करोड़ रुपए से अधिक ना होगा। कितने करोड़ रुपए? 1 करोड़ रुपए से। तो क्या कहेंगे आप इसके लिए? वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते चलो आगे बढ़ते हैं। कहा गया है ऐसे कंप्यूटर प्रणाली कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन प्रणाली में पहुंचता है। कहा गया ऐसे कंप्यूटर में संचित कोई सूचना या आंकड़े निकालता
है या प्रतिलिपि करता है, ऐसे किसी कंप्यूटर में वायरस प्रवेश करता है या करवाता है, ऐसे कंप्यूटर से कोई आंकड़ा या किसी अन्य कार्यक्रम का नुकसान पहुंचता है या पहुंचवाता है आदि हो सकते हैं। ठीक है। यदि यदि कोई व्यक्ति दस्तावेज, विवरणी अथवा प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की रिपोर्ट देने के लिए अपेक्षित है और ऐसा नहीं करता है तो प्रत्येक असफलता के लिए 1,50,000 रुपए तक की पेनाल्टी की दाई होगी या पेनाल्टी देना होगा, धारा 44 बताती है। यदि कोई व्यक्ति जो फाइल, विवरणी, पुस्तक या अन्य दस्तावेज निश्चित समय के भीतर देने के लिए अपेक्षित है परंतु देने में असफल रहता है तो प्रत्येक दिन के लिए 5,000 रुपए तक की आपकी शास्ति का दायी होगा, मतलब पेनाल्टी देना होगा धारा 44 के अंतर्गत। यदि कागे कोई व्यक्ति जो लेखा बहियां या अभिलेख बनाए रखने के लिए अपेक्षित है परंतु असफल रहता है तो प्रत्येक दिन के लिए 100 कह रहे हैं 10,000 रुपए तक की शास्ति का दायी हो गई, धारा 44 बताती है। साइबर अपील अधिकरण कहा गया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 14 के अधीन स्थापित दूरसंचार विवाद संसाधन और अपील अधिकरण वित्त अधिनियम 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपील अधिकरण होगा और उक्त अधिकरण इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारिता और आपकी शक्तियों का प्रयोग करेगा, धारा 48 संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। साइबर अपीली अधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के समय सीमा 60 दिन होती है। केंद्र सरकार निर्दिष्ट अधिसूचना में विषय और स्थान विनिर्दिष्ट करेगी जिनके संबंध में अपील अधिकरण अधिकारिता का प्रयोग करेगा, धारा 48 बताती है। अपील अधिकरण की शक्ति धारा 58 निम्नलिखित में है। किसी व्यक्ति को कागज समन करना और हाजिर कराना, शपथ और उसकी परीक्षा कराना, कहां पर, धारा 58 के अंतर्गत ये सारी बातें बताई गई हैं। आगे आते हैं, आगे देखेंगे आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनना और समझना। कहा गया दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। कहा गया शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, ठीक है, साक्ष्य ग्रहण करना, कमीशन निकालना या निकालना और एक पक्षी निर्णय करना। अब आता है अपराध, कंप्यूटर अपराध। क्या आता है? अपराध। कहा गया कंप्यूटर साधन दस्तावेज से छेड़छाड़, धारा 65 बताती है। जब कोई कंप्यूटर कार्यक्रम, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी कंप्यूटर साधन कोड को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक हो जानबूझकर छिपाता है या नष्ट करता है अथवा आपका छिपवाता है या नष्ट करवाता है तो वो अपराधी माना जाता है। क्या माना जाता है? अपराधी माना। कहा उपयुक्त अपराध के लिए 3 वर्ष तक कारावास या 2 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों से दंडनीय होना पड़ता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65 के अनुसार अपराध 3 साल तक की कैद या जुर्माना जो 2 लाख रुपए तक हो सकता है, दोनों से दंडनीय होगा। 2021 में पूछा गया। अधिनियम की धारा 66 के अधीन यदि कोई व्यक्ति धारा 43 में निर्दिष्ट कोई कार्य बेईमानी या कपट पूर्वक करता है तो वह 3 वर्ष तक का कारावास या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 है कहा गया आपके हैकिंग के अपराधों से संबंधित, किससे हैक कर लेते हैं जो। अधिनियम की धारा 66A अधीन कोई व्यक्ति जो किसी कंप्यूटर साधन या किसी सूचना के माध्यम से संदेश निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए भेजता है। कोई सूचना जो आपके अत्यधिक आक्रामक या धमकाने वाली प्रकृति की है या कोई सूचना जिसे वह मिथ्या होना जानता है किंतु आपके क्षोभ, असुविधा, खतरा, रुकावट का आगे अपमान, शत्रुता, घृणा या आपके वैमनस्य फैलाने के लिए है। ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डाक या इलेक्ट्रॉनिक डाक संदेश को ऐसे संदेशों के उद्गम के बारे में कहा गया आपके परिस्थिति या पाने वाले को क्षोभ या असुविधा के प्रयोजन के लिए वह इस धारा के अंतर्गत अपराधी होगा। कहा गया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को अस्पष्ट होने के कारण श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में असंवैधानिक करार दिया गया था। क्या? असंवैधानिक करार दिया गया। आगे आते हैं, कहा गया ऐसे अपराधी को 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। कहा गया श्रेया सिंघल
बनाम भारत संघ 2015 सूचना को मामले में उच्चतम न्यायालय के धारा 66A को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि यह अनुच्छेद 19A के का के उल्लंघन में थी। अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आलोचना अपराध नहीं होगी जब तक कि वह भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन न आती हो। ठीक है, कहा गया अधिनियम की धारा 66B के अनुसार जो कोई यह जानते हुए या विश्वास करते हुए कि कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्त चोरी का है बेईमानी से प्राप्त करता है, वह सादा या कठिन 3 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अधिनियम की धारा 66C के अनुसार जो कोई कपट पूर्वक या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड आदि की पहचान का प्रयोग करके वह सादा या कठिन कारावास 3 वर्ष तक का हो सकेगी और जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। कहा गया धारा 66D के अनुसार जो कोई किसी संचार संसाधन या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से आपके कहा गया प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा, वह सादा या कठिन 3 वर्ष तक के कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित होगा। कहा गया जो कोई जानबूझकर किसी व्यक्ति के गुप्तांग या चित्र उसके सहमत के बिना प्रकाशित या आपके कहा गया पारित करेगा तो 3 वर्ष तक के कारावास और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। धारा 66E बताती है जो कोई व्यक्ति भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या प्रभुता को खतरे में डालने या जनता में आतंक फैलाने के आशय से निम्नलिखित में से कोई काम करेगा तो वह साइबर आतंकवाद का अपराध करेगा। 66 अब बताता है कंप्यूटर संसाधन तक पहुंच के लिए अधिकृत किसी व्यक्ति को पहुंच से इनकार करके या इनकार करा के अधिकार के बिना या अधिकार पहुंच से अधिक कंप्यूटर संसाधन में प्रवेश या उस तक पहुंचने का प्रयास करके कोई ऐसा कार्य करता है जिससे व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें क्षति होती है तो संपत्ति का नाश या विनाश होता है या होने की संभावना है तो समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं का नुकसान या उसका विनाश होने की संभावना है या फिर संरक्षित प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो विदेशी संबंधों को क्षति पहुंचाने के लिए किया जाता है तो ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। कहा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में साइबर अपराध की सजा उम्र कैद है। कितनी उम्र कैद है? 66F की उपधारा B में दो में बताया गया है। ठीक है, कहा जो व्यक्ति उपयुक्त साइबर आतंकवाद कार्य करने की कूट रचना करेगा वह ऐसे कारावास जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा दंडनीय होगा। धारा 66(2) बताती है। कहा गया जो कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी सामग्री को प्रकाशित करता है या भेजता है जो आपके कहा गया कामोत्तेजक या जो आपके कामुकता की अपील करता है उसे प्रथम दोष सिद्धि पर सादा या आपके सश्रम कठिन कारावास जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी उस जुर्माने से 5 लाख रुपए तक दंडित किया जा सकता। दूसरा या आपके कहा गया पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की दशा में सादा या आपके कहा गया सश्रम कारावास जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना 10 लाख रुपए तक का हो सकता है, दंडित किया जाएगा। धारा 67 में बताया गया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करती है। जो कोई व्यक्ति किसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करता है या भेजता है या प्रकाशित करवाता है या भिजवाता है जिसमें आपके कामुकता व्यक्त करने का कार्य का आचरण आपके अंतर्वलित होता है तो उसे प्रथम दोष सिद्धि पर किसी भांति के कारावास से जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है देना पड़े। और दूसरा या आपके पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की दशा में किसी भांति अर्थात सादा या आपके सश्रम या कठिन कारावास 7 वर्ष तक की हो सकती है, 10 लाख रुपए तक की जुर्माना हो सकता है, दंडनीय है ना। धारा 67A में बताया गया। कहा गया काम वासना भड़काने वाले क्रियाकलाप आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या भेजने के लिए दंड 67B में बताया गया। प्रथम दोष सिद्धि पर
सादा या कठिन कारावास 5 वर्ष तक का हो सकता है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना दंडनीय होगा। दूसरे में सादा या कठिन कारावास 7 वर्ष तक और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, दंडनीय होगा। कहा गया उपयुक्त प्रयोजन में बालक का मतलब 18 वर्ष से कम आयु का है। और तमिलनाडु राज्य बनाम आपके सुहास कट्टी पहला मामला था जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपके आपराधिक मामले सामने आया। इसमें धारा 67A के तहत आपराधिक मामला दर्ज हुआ था, यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। आगे आते हैं, अब आता है आपकी संरक्षित प्रणाली, प्रोटेक्टेड सिस्टम। का आगे समुचित सरकार किसी ऐसे कंप्यूटर संसाधन को जो प्रत्यक्षतः नाजुक सूचना और संरचना की सुविधाओं को प्रभावित करता है उसे संरक्षित प्रणाली के रूप में घोषित किया जाता है। यह धारा 70 में बताया गया है। कहा गया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 70A के तहत महत्वपूर्ण सूचना और संरचना संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय और नोडल एजेंसी के प्रावधान का प्रदान करता है, करता है। जो कोई व्यक्ति इस संरक्षित प्रणाली तक पहुंच प्राप्त कर लेता है या पहुंच प्राप्त करने का प्रयत्न करता है वह सादा या आपके कठिन कारावास 10 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अधिनियम की धारा 77A के अधीन न्यायालय 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध को समन कर सकता है। समन करने से तात्पर्य है वाद के दोनों पक्षकार मिल बैठकर वाद मामला को समाप्त कर सकते हैं। न्यायालय में ऐसे अपराध समन नहीं करेगा जो पूर्व दोष सिद्धि के कारण या आपके वर्धित दंड के कारण किसी और प्रकार के दंड के लिए दायी हो। न्यायालय ऐसे अपराध का समन नहीं करेगा जहां अपराधी देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति का प्रभाव डालता हो। न्यायालय ऐसे भी अपराध का समन नहीं करेगा जो 18 वर्ष से कम आयु के किसी बालक या किसी स्त्री के संबंध में किया गया हो। कहा गया 3 वर्ष और अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध संज्ञेय होंगे और 3 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध जमानती होंगे, धारा 77 भी बताती है। कहा गया धारा 78 के अधीन ऐसे पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक हो वही अपराध का आपके अन्वेषण करेंगे, अर्थात पुलिस निरीक्षक से नीचे का अधिकारी अन्वेषण नहीं करेंगे। अधिनियम 2009 के द्वारा संशोधित है। अब आता है इसका प्राधिकरण या विविध या मिसलेनियस। का अगर कोई पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक से नीचे का न हो या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का अधिकारी किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश कर सकेगा तथा तलाशी ले सकेगा, किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा जो युक्त रूप से संदिग्ध व्यक्ति या कोई अपराध कर रहा है या किया है या करने वाला है, तो अगर संदेह मात्र है तो धारा 80A के तहत इन्हें उठाकर ले जाएंगे भाई साहब ना। आगे आते हैं, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, है ना, नहीं तो फिर आप समझ लीजिएगा क्लासें बंद कर दी जाएंगी धीरे धीरे। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति बिना आवश्यक विलंब के अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने के कहा गया भार साधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाएगा। तलाशी या गिरफ्तारी के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता उपबंध लागू होंगे। अधिनियम के पारित किए जाने का मुख्य उद्देश्य कहा गया इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को सुकर बनाना तथा उसे विधि मान्यता प्रदान करना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विधिक परिवर्तन के लिए आवश्यकता की पूर्ति करना, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रस्तुतिकरण को सुकर बनाना, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा पारित किए गए संकल्प में की गई संस्तुति का क्रियान्वयन करना, कहा गया विश्व व्यापार संघ के कार्यक्रमों को सुकर बनाना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समव्यवहारों के दुरुपयोग को निवारित करना, इलेक्ट्रॉनिक शासन को सुकर बनाना। कहा गया कई साइबर अपराधों को निवारित करने के लिए कड़े दंड का प्रावधान करना। अभियोजन से कहा गया उन्मुक्त, कहा गया कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्हें अधिनियम के अंतर्गत उन्मुक्ति प्राप्त है वे निम्नलिखित है: भारत के राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपाल, विदेशी राज्यों के राज्य प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी भी इससे विमुक्त है। कहा गया सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और अंकीय हस्ताक्षरों का प्रयोग। नियम क्या है इनके? इसके द्वारा यह नियम बनाया गया है कि किसी आवेदन पत्र, फॉर्म या दस्तावेज को सरकार द्वारा निर्दिष्ट सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके ही दाखिल किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसे सॉफ्टवेयर के प्रयोग के संबंध में सरकार
आपके अनुज्ञा या आपके परमिट देगी, या आपके अनुज्ञप्ति या लाइसेंस जारी करेगी, या संस्तुतियां देगी, और आवश्यकता पड़ने पर अनुमोदन या आपके अप्रूवल भी देगी। इन सॉफ्टवेयरों का प्रयोग निम्नलिखित चीजों को सुनिश्चित करेगा, जैसे या कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से जुड़े सूचना स्पष्ट स्पष्ट और पठनीय है, यह कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को उचित ढंग से संरक्षित किया गया है, यह कि आपके प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया यह कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की प्रामाणिकता और अखंडता संपोषित हो, यह कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को स्पष्ट पढ़ा जा सके, और यह कि यदि अपेक्षित हो तो इसको आसानी से नष्ट भी किया जा सके। ठीक है, तो ये थे आपके दो टॉपिक। तीसरा टॉपिक इसके अंतर्गत आता है साइबर अपराध। क्या आता है? साइबर क्राइम। ठीक है, अब आप लोग बताएं साइबर अपराध पढ़ा दिया जाए कि नहीं पढ़ा दिया जाए ना। चलो पढ़ा देते हैं। अभी 1 घंटे की लगभग क्लास हुई है, आधे घंटे की क्लास और होगी लगभग। कागज साइबर अपराध क्या? आजकल तो भाई सिर्फ और सिर्फ साइबर अपराध ही चल रहा है। क्या चल रहा है? साइबर अपराध चारों तरफ। साइबर विधि क्या है? व्हाट इज साइबर लॉ? साइबर विधि अंग्रेजी शब्द में दो शब्द साइबर तथा लॉ से मिलकर बना। साइबर का अर्थ है आपके कागज संसूचना या कम्युनिकेशन, तथा लॉ का अर्थ विधि, अर्थात साइबर लॉ का सामान्य अर्थ है संसूचना से संबंधित विधि। लॉ आपके कहा गया कम्युनिकेशन से संबंधित है। सर कहा गया आपके संसूचना का अर्थ किसी प्रकार की सूचना से है जिसका लोग आदान प्रदान करते हैं। विधि का तात्पर्य आचरण के उन नियमों से है जो संबंधित सरकार द्वारा आपके अनुसमर्थित हो। साइबर लॉ ऐसी विधि है जो साइबर स्पेस को शामिल करती है, जो बहुत विस्तृत है। साइबर लॉ में कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा, सॉफ्टवेयर, नेट का गया इंटरनेट, वेबसाइट, हार्ड डिस्क, ईमेल का गया आपके एटीएम मशीन जो होती है आपकी एटीएम मशीन तथा संचार युक्त जैसे सेल फोन, फैक्स इत्यादि शामिल होते हैं। ठीक है, कहा गया डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इसी को DDoS एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट्स को भरते हैं, और दूसरे शब्दों में इसका प्रयोग साइबर अपराधी की एक सिस्टम या नेटवर्क को प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं। 2021 में पूछा गया है। आपका इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। DDoS क्या है याद कर लो। ठीक है, कहा गया डिस्ट्रीब्यूटेड आपका डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क को प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं। 2021 में पूछा गया। सेवा से वंचित या डिनायल ऑफ सर्विस अपराध माना जाता है नेटवर्क पर उपयोगकर्ता के भरमार होना, उसमें वैध नेटवर्क ट्रैफिक रुक जाना, इंटरनेट कनेक्शन में बाधा डालना। 2021 में पूछा गया। साइबर लॉ का विस्तार क्षेत्र। साइबर लॉ के विस्तार क्षेत्र के संबंध में सामान्यतः निम्न विषयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कहा गया सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसमें सबसे पहले आगे आते हैं। आप लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपके लिए यही सारी मेहनत की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और अंकीय हस्ताक्षर होते हैं। अपराध साइबर अपराध होता है, बौद्धिक संपदा होती है। ठीक है ना, कहा गया डाटा संरक्षण और आपके व्यक्तित्व आदि होती हैं। ठीक है, अभी आप देखोगे मतलब 70 के तक हमारे साथ अपराध हुआ है ना, 70 के। ठीक है, साइबर ठगी जिसे कहते हैं। ठीक है ना, 70,000 के आसपास। ठीक है, अभी 3 सितंबर को वो कहानी मेरे साथ घटित हुई है ना। अब उसके लिए थाना पुलिस हम दौड़ रहे हैं ना, और जैसे कि सुनने में आता है कि 99% तो नहीं मिलता है, 1-8% पैसे वापस आ जाते हैं, तो दौड़ रहे हैं शायद इसमें, क्योंकि होल्ड है लगभग 40 हजार पहले दिख रहा था, अभी 45 हजार के आसपास दिख रहा है, 45 के, तो इतना ही मिल जाए कम से कम ना। अरे है तो मेरा पूरा, लेकिन अब जितना होल्ड है उतना मिलने के चांस अधिक रहते हैं, तो 45 हजार के आसपास होल्ड है 70 हजार में, इतने मिल जाए ना तो कम से कम कुछ तो मिले इंसान को ना। तो ये आजकल आप सबके घर घर की कहानी है। अभी हमारे पड़ोसी में 59 हजार की, अभी न्यूज़पेपर में, कल के न्यूज़पेपर 59 हजार की ठगी हो गई।
है ना। तो अब हो ही रहा है, क्या कर सकते हो। साइबर लॉ की उत्पत्ति के निम्नलिखित कारण है, जैसे कहा गया आपके साथ सूचनाओं के आदान प्रदान को साइबर अपराध की जड़ माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से मात्र कुछ सेकंड में ही डेटा, सामान, सेवाएं इत्यादि का आदान प्रदान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है। साइबर स्पेस एक अमूर्त विधा है, इसलिए इसको प्राचीन विधाओं से नियंत्रित तथा आपके विनियमित करना असंभव हो गया है। साइबर स्पेस किसी देश या किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, या किसी या सभी के द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए। साइबर स्पेस की ना तो कोई सीमा निश्चित है और ना तो इसका विस्तार क्षेत्र निश्चित है। इंपॉर्टेंट बात है, वर्तमान समय में आधुनिक उपकरण जैसे इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, सेलफोन इत्यादि के द्वारा अपने देश में बैठा हुआ व्यक्ति किसी अन्य देश के रुपया या अन्य सामान अपने देश में मंगा सकता है तथा किसी अन्य देश में भी अंतरित कर सकता है। कागज वर्तमान समय में आपके इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर तथा आपके कागज स्टेगनोग्राफिक उपकरण के माध्यम से सूचनाओं को कोड में बदलकर उन्हें ग्राफ में परिवर्तित कर आसानी से विश्व में कहीं भी छिपाया, चुराया या स्थानांतरित किया जा सकता है। कहा गया आपके अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से करोड़ों डॉलर के सॉफ्टवेयर का व्यापार बिना सरकार की अनुमति के और बिना कोई शुल्क का प्रभार अदा किए आसानी से किया जा सकता है। सूचना और प्रौद्योगिकी के आधिकारिक विकास से प्रतिदिन आपके असीमित संख्या में ईमेल भेजे जाते हैं और करोड़ों डॉलर का आदान प्रदान किया जाता है। साइबर अपराध आधुनिक युग में सूचना क्रांति के विस्तार के साथ ही कंप्यूटर एक सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए आविष्कार हुए हैं, और इन आविष्कारों के माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाना, वित्तीय लेन देन, शैक्षिक सूचनाएं प्राप्त करना, सूचनाओं को कम स्थान में सुरक्षित रखना सरल हो गया है। इन तकनीकों के द्वारा जहां आपके कहा गया क्रांतिकारी परिवर्तन आए, वहीं दूसरी ओर इनसे जुड़े दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। कंप्यूटर एवं इंटरनेट के प्रयोग से जहां पूरा विश्व कहा गया ग्लोबल विलेज के रूप में परिवर्तित हो गया, वहीं इसके दुरुपयोग से अपराध कृत्यों में भी वृद्धि हुई है, जिन्हें साइबर क्राइम कहा जाता है। क्या कहते हैं? साइबर क्राइम कहते हैं। आगे आते हैं, कहा गया इस प्रकार के अपराध में कंप्यूटर की अहम भूमिका होती है। कंप्यूटर एवं संचार युक्त को एक साधन रूपी औजार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार ने एक नया कानून बनाया, जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपके 2000 के नाम से जाना जाता है। ठीक है। साइबर अपराधों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आर्थिक अपराध, आर्थिक अपराध, अवैध वस्तुओं की खरीद फरोख्त, जुआ खेलना, जालसाजी, दुष्प्रचार आदि अपराध आए दिन किए जाते हैं। इन सब अपराधों के अलावा पासवर्ड की चोरी, सूचनाओं की चोरी आदि बढ़ती जा रही। साइबर अपराध निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। वित्तीय अपराध, ऐसे अपराध सामान्यतः ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग या इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग आदि इत्यादि के माध्यम से किए जाते हैं। कहा गया बौद्धिक संपदा अपराध, ऐसे अपराध जो बौद्धिक संपदा जैसे कॉपीराइट, पेटेंट राइट, है ना, कहा गया आपका ट्रेडमार्क, डिजाइन इत्यादि से भी संबंधित होते हैं। साइबर कहा गया कूट रचना, जब कूट रचना का अपराध कंप्यूटर, प्रिंटर्स और स्कैनर के माध्यम से किया जाता है तो इसे साइबर कूट रचना के नाम से जाना जाता है। साइबर मानहानि, जब कभी मानहानि का अपराध कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है तो यह साइबर मानहानि कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। कहा गया ईमेल बमबाजी, कहा गया ईमेल बमबाजी ऐसा अपराध जिसमें किसी व्यक्ति के ईमेल खाते में बहुत बड़ी संख्या में ईमेल भेजा जाता है, जिससे उसका संपूर्ण खाता ध्वस्त हो जाता है। ठीक है, तो इसी को ईमेल बमबाजी कहा जाता है। अवैध वस्तुओं का विक्रय, ऐसी वस्तुओं का विक्रय इंटरनेट और वेबसाइट के माध्यम से किया जाता है जिसका विक्रय सामान्यतः प्रतिबंधित होता है। ऑनलाइन जुआ, यह एक ऐसा अपराध है जिसमें जुआ खेलने की सुविधा कंप्यूटर के वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है। साइबर अश्लील लेखन, साइबर अश्लील लेखन वर्तमान समय में विश्व का सबसे बड़ा व्यवसाय है। महिलाओं या लड़कियों का कामुक और अश्लील चित्र वेबसाइट पर जारी करना, स्त्रियों की नंगी तस्वीर की वेबसाइट बनाना और ब्लू फिल्म बनाना आदि साइबर अश्लील लेखन के अंतर्गत आते हैं। सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। आगे आते हैं,
इधर आते हैं, फटाफट आप सभी लोग देखते चलेंगे, ठीक है। आ दो भाई। अब कहा गया ईमेल, ईमेल आपके स्पूकिंग, ठीक है ना। तो फूगिंग है ना, जब किसी व्यक्ति या संस्था को ईमेल के माध्यम से ठगने का अपराध किया जाता है तो इसे इसमेल कहा गया, इसे ईमेल आपके कहा गया स्पूफिंग कहा जाता है ना, ठीक है, के नाम से जाना जाता है, ठीक है, स्पूफिंग के नाम से जाना जाता है। कहा गया ट्रोजन, ट्रोजन एक आपके कहा गया अपराधिकृत प्रोग्राम है जो इस तरह जारी किया जाता है कि वह बिल्कुल प्राधिकृत प्रोग्राम जैसे लगे। की लॉकर्स या अपराध कंप्यूटर के वेबसाइट पर किया जाता है। ईमेल कपट, जब कपट का अपराध कहा गया कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है तो इसे ईमेल कपट के नाम से जाना जाता है। कैसे? ईमेल के कपट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखोगे। अब आता है आपका कहा गया वेब जैकिंग। तो तरंग वेब जैकिंग किसी वायुयान के हाईजैकिंग या अपहरण की तरह का अपराध है। साइबर अपराधी किसी वेबसाइट को अपने कब्जे में ले लेता है और उसे मुक्त करने में फिरौती की मांग की जाती है। सलामी आक्रमण का गया, इसमें साइबर अपराध धन कमाने हेतु किसी व्यक्ति के कंप्यूटर प्रोग्राम से में ऐसी हेराफेरी करता है कि उस व्यक्ति को ऐसी हेराफेरी का आभास ही नहीं हो पाता है ना। इसी तरह हम भी फंसे हैं, ठीक है, इसी को सलामी आक्रमण कह सकते हैं। सेवा से इनकार आक्रमण कहा गया, साइबर अपराध किसी कंप्यूटर की सामान्य क्षमता से अधिक मात्रा में निवेदन प्रवेश करा देता है जिससे उस कंप्यूटर में ओवरफ्लो की स्थिति पैदा हो जाती है, इसी को सेवा से इनकार कर दिया जाता है। आगे आते हैं, कहा गया आपके वायरस आक्रमण। कंप्यूटर वायरस सामान्यतः एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजकर उसे बाधित करने के लिए बनाया जाता है। अब कहा गया आपका कहा गया डिडलिंग। तो डेटा डिडलिंग क्या है? तो शब्द डेटा कहा गया डिडलिंग का अर्थ ऐंठना या तोड़ मरोड़ करना, अतः कहा गया डिडलिंग का तात्पर्य डेटा को तोड़ मरोड़ करना। अब आता है आपका कहा गया वेब और डिफेंस मेट यह एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी कंप्यूटर के वेबसाइट के ओरिजिनल होम पेज को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा पेज प्रवेश करा दिया जाता है। अब आता है अगला आपका साइबर स्टॉकिंग। तो कहा गया इसमें साइबर अपराधी तंग करने वाला ऐसा कॉल करता है या संदेश भेजता है जिसका उद्देश्य संबंधित व्यक्ति से धन प्राप्त करना। इसके अंतर्गत भी कह सकते हैं हम, आ सकते हैं ना, इंटरनेट आपके टाइम चोरी। ऐसा अपराध सामान्यतः तब किया जाता है जब इंटरनेट का प्रयोग किया जाना रहता है। आगे आते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना, ये सारे पूछे जाते हैं। हैकिंग, हैकिंग क्या है? आप कहते हो ना मेरा फेसबुक हैक हो गया, मेरा इंस्टाग्राम हैक हो, अभी किसी का टेलीग्राम हैक हो गया था, कोई ऐसे वो लगाया था स्टोरी, है ना, कि मतलब मेरा टेलीग्राम से मैसेज आया तो मैं नहीं हूँ भाई, ठीक है ना, उल्टा सीधा मैसेज भेजे जा रहे थे उसके टेलीग्राम पर किसी और को। तो हैकिंग आपस की प्रतियोगिता अथवा होड़ के कारण कंपनी के लोगों द्वारा परस्पर एक दूसरे की व्यापारिक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हैकर्स की सेवाएं ली जाती हैं। मोबाइल फोन नेटवर्क से प्राप्त होने वाली जानकारी, कहा गया मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहे व्यक्ति की गतिविधियां, मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहे व्यक्ति की भौगोलिक स्थिति उपस्थिति की जानकारी जिसमें सम्मिलित हो। कहा गया संभावित ठिकाना या आपके चलायमान स्थिति, सेल की परिधि, मोबाइल फोन का अंतिम बार का प्रयोग किया अथवा किस टावर से संबंधित अंतिम बार सिग्नल प्राप्त किया, किसी घटना के बाद या पूर्व की जाने वाली फोन कॉलों के समय के अध्ययन से अपराध करने वाले संगठन आदि की जानकारी प्राप्त करना। आगे आता है अन्वेषण की दृष्टि से मोबाइल फोन नेटवर्क में उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य। कहा गया आपके सेलुलर नेटवर्क में उपलब्ध साक्ष्य आपका सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त सिम कार्ड में उपलब्ध साक्ष्य, आपके उपभोक्ता के हैंडसेट में लगे सिम से प्राप्त, मोबाइल फोन हैंडसेट में उपलब्ध हैंडसेट से प्राप्त, और सेलुलर नेटवर्क मतलब पुलिस अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहा गया सेलुलर नेटवर्क द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों से अपराध की तह तक जाया जा सकता है। अब आता है कॉल डिटेल रिकॉर्ड एक परिचय। तो सेलुलर नेटवर्क के हृदय द्वारा किसी मोबाइल फोन उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली तथा प्राप्त की जाने वाली फोन कॉलें, एसएमएस, एमएमएस, वॉइस कॉल आदि का समय अथवा प्रयोग समय का संपूर्ण विवरण रहता है जिसे
कॉल डिटेल रिकॉर्ड कहते हैं, है ना। किसी भी अपराध के अन्वेषण में कॉल डिटेल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहां अपराध के संबंध में कोई सूत्र सुराग न मिल रहे हो तो ऐसी स्थिति में कॉल डिटेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कॉल डिटेल का रख रखाव कौन करता है? तो सेलुलर सेवादाता करता है। कॉल डिटेल के रिकॉर्ड से प्राप्त होने वाली जानकारी मोबाइल फोन सेवादाता की जानकारी, मोबाइल फोन का कनेक्शन, मोबाइल नंबर, मोबाइल फोन का नंबर तक पता चल जाता है भाई। हाँ, आगे आते हैं। आगे देखो, कहा गया मोबाइल फोन से की जाने वाली अथवा प्राप्त की जाने वाली समस्त फोन कॉलों का पूर्ण विवरण, जिस नंबर पर कॉल की गई अथवा कॉल प्राप्त हुई है उसका भी पूर्ण विवरण। कहा गया आपके इनकमिंग अथवा आउटगोइंग फोन कॉल्स की अवधि, बात करने का समय, समय किस समय बात हुई तथा दिनांक किस तारीख को बात हुई, कितनी बार फोन कॉल की गई, प्राप्त है ना। अब भैया जेके गर्लफ्रेंड है, जेके बॉयफ्रेंड है, जेके ई है, जेके भी है, जेके घर वाली, जेके बाहर वाली भी है, जेके घर वाला जेके बाहर वाला भी है ना। तो वो क्या करते हैं बेचारी, है ना, ये बेचारे, है ना, दोनों है। आज की दुनिया में कोई सीधा ना है, न लड़कों न लड़कियां, है ना, सीधी सी बात है ना। एक दूसरे को सब धोखा दे रहे हैं, सब के सब बिल्कुल ताक लगा कर बैठे हैं कि कम मौका मिले तो हम इनको एक दूसरे को धोखा दे दें। तो आजकल फिलहाल तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भैया एक दूसरे का फोन चेक करवा लेते हैं ना, कि भैया ये किससे किससे बतियाती हैं, है ना। अभी हमारे घर में भी ऐसा ही कुछ हाल हुआ, है ना, कि भैया गर्लफ्रेंड दूसरे की, बॉयफ्रेंड दो दो बना रखी। उसका पहले वाला बॉयफ्रेंड उसकी कॉल डिटेल चेक करवाया तो दूसरे वाले बॉयफ्रेंड का नंबर मिल गया। तो भैया ये सारी चीजें कहाँ पर मिलेंगे? कि इसी कॉल डिटेल में मिलेंगे। और कॉल हिस्ट्री किसके? जो आधार कार्ड से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? आधार कार्ड से। आजकल क्या देख रहे हो, कोई दूसरे का दूसरा आधार कार्ड लगा करके अपना सिम निकलवा रहा है ना, कहीं कोई मम्मी का तो कोई पापा का, कोई अपनी बहन का, कोई किसी का, ताकि हमारी ओरिजिनलिटी छिपी रहे कि हम है कौन, है ना। तो अब आपका नियम क्या आ गया है? अब अगर आप किसी को कॉल करोगे तो आपके ओरिजिनल नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब आप नाम है आपका नेहा, और आप किसी और के नाम से नंबरवा सेव कर लेते हो ट्रू कॉलर पर जा करके, है ना, कि मान लो मेरा जैसे नाम नेहा है तो हमने सेव कर लिया स्नेहा। तो नहीं भैया, अगर मेरे आधार कार्ड से नंबर निकला है तो मेरा ही नंबर नाम शो होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, तो गलती नहीं करिएगा। अगर आप अपनी मम्मी के नाम से लोगे तो आपकी मम्मी के आधार कार्ड के नाम से चिट कटेगी, जो भी कुछ कटना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इन सब बातों का। क्या फोन करने में किसी का गया पीसीओ का प्रयोग किया गया है? पीसीओ का प्रयोग किया गया है कि किसका प्रयोग, सब पता चल जाता है। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमले में जांच एजेंसी ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पाया कि आतंकवादियों का प्लान पूर्व नियोजित था। माननीय उच्च न्यायालय ने सजा देते समय कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को साक्ष्य के रूप में माना है ना। कॉल डिटेल जो बताती है वो माना जाएगा। किसी भी मोबाइल फोन उपभोक्ता की अपनी पहचान होती है जिसे कॉलर आईडी कहते हैं, अर्थात कॉलर आपके आईडी या कॉलिंग नंबर आपके, इसी को CNID के कहते हैं। क्या? CNID के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसे भी याद रखना है, ठीक है। आगे आते हैं। तो क्या आप बोलोगे? कॉलर आइडेंटिफिकेशन या कॉलिंग नंबर आइडेंटिफिकेशन। तो इसी को CNID कहते हैं। क्या? CNID कहते हैं। उपभोक्ता के संबंध में जारी जानकारी सेलुलर नेटवर्क सेवादाता के पास उपलब्ध रहती है। मोबाइल फोन से अपराध में साक्ष्य के स्रोत क्या होते हैं? मीडिया उपकरण होता है, सिम कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड होता है ना। मोबाइल का गया मोबाइल फोन आपके सेवा प्रदाता होता है। हैकिंग किसी कंप्यूटर के अंदर अनाधिकृत प्रवेश को कहते हैं। एक कंप्यूटर का विशेषज्ञ ही हैकिंग जैसे अपराध को अंजाम दे सकता है। कंप्यूटर संचार या युक्त की हैकिंग के आवश्यक तत्व निम्न है, जैसे दोषपूर्ण क्षति करने का उद्देश्य, पूरी जानकारी के साथ दोषपूर्ण क्षति करने का उद्देश्य, ठीक है। ऐसी क्षति कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रणाली अथवा कंप्यूटर नेटवर्क से ही संबंधित हो। ऐसी क्षति से स्टोर की हुई सूचना हटा दी गई हो या मिटा दी गई हो, नष्ट कर दी गई हो, छेड़छाड़ कर दी गई हो, बदल दी गई हो, मूल्यार्थ घटा दिया गया हो। कंप्यूटर संचार युक्त की हैकिंग करने में निम्न टूल का प्रयोग किया जाता है, जैसे पोर्ट स्कैनर, ठीक है ना। पोर्ट स्कैनर के बाद रूट किट या आपके पैकेट इसका गया आपके स्निकर, या फिर आपके
कहा गया है क्या करोगे, तो आप कहेंगे आपके वल्नरेबिलिटी स्कैनर, क्या वल्नरेबिलिटी स्कैनर का प्रयोग कर सकते हैं। आगे आते हैं, कहा गया हैकर एक कंप्यूटर विशेषज्ञ होता है, क्या होता है, कंप्यूटर विशेषज्ञ होता है। कहा गया कैकर क्या होता है आपका, आगे चल तो भाई, चल तो रहो तुम लोग। और आगे आपका कहा गया हैकर एक कंप्यूटर विशेषज्ञ होता है, क्रैकर कंप्यूटर तथा कंप्यूटर प्रणाली को तोड़ने में विशेष निपुण होता है। ठीक है, आगे कहा गया स्पैमिंग, या इसी को आप कहा गया अपदेशन, एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को कहा गया अवांछित थोक संदेह आधाधुंध भेजे जाते हैं। ईमेल को जारी किए जाने के स्थान का पता नेटवर्क कहा गया सर्विस दाता द्वारा किया गया आपके आईपी एड्रेस होता है। कहा गया एटीएम मशीन से पैसा निकालते समय निकालने वालों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी या आपके इसी को सीसीटीवी से की जाती है। तो क्या क्लोज्ड सर्किट टीवी, क्या क्लोज सर्किट टीवी के नाम से जाना जाता है। आज सीसीटीवी का फुल फॉर्म भी जान ले। साइबर आपके पंख से, तो कहा गया क्रिप्टोग्राफी का विशेषज्ञ होता है। कहा गया हैकर निम्न प्रकार की सूचना को हैक या प्राप्त करना चाहता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से, डेटा सेंटर या टेलीफोन सेंटर का पता, खुली तकनीक तथा प्रयोग किया जा रहा सिस्टम, हैकर साक्ष्यों को मिटाना, सेवा से इंकार, किसी राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को ठेस पहुंचाना। अब आता है आपके स्टेगनोग्राफी, किसी डेटा ऑडियो वीडियो फाइल को किसी दूसरी डेटा ऑडियो वीडियो फाइल में छुपाना। कहा गया आपके स्टेगनोग्राफी कहलाता है। कहा गया स्टेनोग्राफी नहीं है, स्टेगनोग्राफी क्रिप्टोग्राफी से भिन्न होती है। कहा गया स्टेगनोग्राफी स्वयं में एक अपराध नहीं है, लेकिन इसका दुरुपयोग एक अपराध है। आगे कहा गया है कि स्टेगनोग्राफी का प्रयोग बहुत से वैध कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे फोटो की, कहा गया वाटर मार्किंग, कॉपीराइट प्रोटेक्शन और गुप्त डेटा प्रोटेक्शन आदि में किया जाता है। यदि कोई आपके ग्राफिक फाइल को किसी फाइल के साथ छुपाकर भेज रहा हो तो यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत अपराध होगा। साइबर आतंकवाद के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे दो राष्ट्रों के मध्य कहा गया आपका नेटवार, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में सूचना तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ईमेल, एमएमएस एवं आपके फोन कॉल का प्रयोग करना, आपके इंक्रिप्शन प्रोग्राम तथा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का प्रयोग करना, सैटेलाइट फोन सेवा का प्रयोग करना, कहा गया वायरस वार्म और आपके ट्रोजन हार्स नेट पर छोड़ना आदि है। ठीक है, आगे आ जाओ भाई, आगे देखेंगे क्या क्या चीजें दी गई हैं। कहा गया साइबर अपराध में दंड का प्रावधान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत दिया गया है। साइबर अपराध में शामिल कंप्यूटर के माध्यम से छल, कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधित अधिकार, इंटरनेट के माध्यम से किसी की एकांतता भंग करना, है ना, जैसे एकांत में बैठे हो तो एकांतता भंग करना। कुछ प्रमुख साइबर हमले, जैसे भारत तथा पाकिस्तान के बीच साइबर हमला, कहा गया आपके टाइटन रेन, मून लाइट मेंस, है ना, कहा गया मिड ईस्ट का साइबर हमला, कहा गया यूगोस्लाविया व चीनी दूतावास पर अमेरिकी बॉम्बर द्वारा हमला, तमिल टाइगर का साइबर हमला इत्यादि हैं। यदि आपको कोई व्यक्ति जबरदस्ती अथवा बंदूक की नोक पर एटीएम मशीन से पैसा निकालने को कहता तो क्या करें, आप उसके साथ एटीएम पर जाएं, अपना एटीएम कार्ड डालें, परंतु सदैव ये याद रखें कि उस समय आपको अपना पिन उल्टा डाल देना है। क्या करना है, उल्टा डालना है। जैसे मान लीजिएगा हमारा पिन कोड है जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 दिया गया, तो आपको क्या डालना है, 4 3 2 1 डालना है। क्या 4 3 2 उल्टा डाल देना है। ठीक है ना। मान लीजिएगा आपका पिन कोड कुछ भी हो, हम तो अपने ही बताने जा रहे थे ना, रुक गए, है ना। तो जैसे आपका पिन कोड कुछ भी मान लो कि 0011 है, तो आपको क्या करना है, तो 1100 कर देना है। ठीक है ना। या आपका पिन कोड मान लीजिएगा 2336 है, तो आपको 36 आपको क्या करना है, 6332 डालना है, जस्ट उल्टा। ठीक है ना। तो आप कहेंगे 6332 मतलब 63 32 डालना है। ओके,
आपको पूरा डिजिट ही उल्टा कर देना बस। तो मशीन द्वारा उल्टे पिन को स्वीकार किया जाएगा तथा मशीन द्वारा पुलिस को सूचित कर दिया जाएगा जिससे पुलिस वहां पहुंच जाएगी। उपयुक्त तथ्य मिथक है, पुलिस के आने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि यह प्रणाली कभी व्यवहार में नहीं रही। अमेरिका के अधिवक्ता कहा गया जोसेफ जिंगर, कौन जिंगर ने 1994 में इसकी कल्पना की और 1998 में इसका पेटेंट भी कराया गया। व्हाइट हैट हैकर एक आपके कहा गया एथिकल हैकर होता है, यह हमेशा ब्लैक हैट हैकर से लोगों को बचाते हैं। इनको इंटरनेट का पुलिस भी कहा जाता है। व्हाइट हैट हैकर के इरादे आपराधिक या आपके दुर्भावनापूर्ण नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया राष्ट्रीय साइबर अपराध आपके समन्वय केंद्र नई दिल्ली में स्थित, कहां पर, नई दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत में साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए साइबर दोस्त के नाम से एक ट्विटर अकाउंट चालू किया है। किसके नाम से, साइबर दोस्त के नाम से। तो याद करोगे क्या, अरे याद कर लो बाबूजी। पहचान की चोरी और पहचान की धोखेबाजी का आधार व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच है, 2021 में पूछा गया। तो ये है आपके 3 टॉपिक्स जो आज मैंने क्लियर किया। इसके आगे है आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो 160 है, जो आपको कंप्लीट अगली क्लास में पूरे के पूरे एक साथ दिए जाएंगे भाई साहब ना। तो 160 क्वेश्चन पूरे एकदम जी जान लगा देना 160 क्वेश्चन, कि आपके समझ कोई भी क्वेश्चन आए तो छूट ना पाए बाबूजी ना। तो अब आप सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपको करना क्या है, सेशन को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सेशन को शेयर भी कर देना है। प्लीज रिक्वेस्ट है छोटी सी, सभी लोग मिलकर सेशन को शेयर वगैरह करते रहें। और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, इससे आप ही को फायदा है। वहां पर क्लास नहीं शेयर करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। हम वो वाला काम नहीं करते हैं कि किचिर पिचिर वाला काम करें कि हम तुमको वहां पर क्लास शेयर करें कि हमारी क्लास लग गई है जाकर देख लो, नहीं करें। एक भी क्लास एक आज शुरू में कर दियो तो कर दियो, वहां पर आपको बाकी करंट अफेयर दी जाएगी, पीडीएफ दी जाएगी और जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी दी जाएंगी। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस थ्योरी को बताएंगे कैसी लगी और पढ़ने के लिए। और हाँ, पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने नंबर दे रखा कई क्लासों पर, यहाँ पर भी दे रहा है। तो आप इस पर नंबर पर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जाकर के व्हाट्सएप पर हाय हेलो बोलते हैं और लिख दें कि मुझे मूल विधि या संविधान की पीडीएफ दे दो। आपको क्योंकि एक ही बुक है तो दोनों एक साथ दे दी जाती हैं। इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई पे नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई बैलेंस नहीं देना है, कोई पेड चीज नहीं है, सब कुछ फ्री उपलब्ध है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना अपना और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए